आजाद यह शब्द आते ही अपनी मूंछों को ताव देता हुआ वह नौजवान आंखों के सामने आ जाता है जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण निछावर कर दिए, जो अपनी लड़ाई के आखिर तक आजाद ही रहा। दुनिया में जिस सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था, वह शक्तिशाली सरकार भी उसे कभी बेड़ियों में जकड़ ही नहीं पाई। चंद्रशेखर हमेशा आजाद ही रहे, अपनी आखिरी सांस तक। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनके सम्मान में अब इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उनवा जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाभरा का रुख करना पड़ा। यह भील जनजाति बहुल इलाका है और इसी वजह से बालक चंद्रशेखर को भील बालकों के साथ धनुर्विधि और निशानेबाजी करने का खूब मौका मिला और निशानेबाजी उनका शौक बन गया था। बालक चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। पढ़ाई से ज्यादा उनका मन खेल गतिविधियों में लगता था। इसके बाद वह घटना घटी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने बालक चंद्रशेखर को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। वैसे तो पंडित चंद्रशेखर तिवारी को उनके दोस्त पंडित जी बलराज और क्विक सिल्वर जैसे कई उपनामों से बुलाते थे, लेकिन आजाद उपनाम सबसे खास था। और आजाद उपनाम कैसे पड़ा, इस संबंध में भी एक रोचक उपकथा विख्यात है। हालांकि इस कथा का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया है, लेकिन यह शुरुआती दौर से ही उनके बारे में सुनी सुनाई जाती रही है। हुआ यूं कि 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और बालक चंद्रशेखर एक धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। पारसी मजिस्ट्रेट खरे घाट अपनी कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कड़क कर चंद्रशेखर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर ने संयत भाव में उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आजाद का जवाब फिर लाजवाब था। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम संविधानता है। एक बालक के उत्तरों से चकित मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया, तुम्हारी माता का नाम क्या है? आजाद का जवाब था, भारत मेरी माँ है और जेलखाना मेरा घर है। बस फिर क्या था, गुस्साए मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 बेत लगाने की सजा सुना दी। बालक चंद्रशेखर को 15 बेत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। हर बेत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, जो वो लेकर के मुंह पर फेंक आए। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें आजाद बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर को समझ में आया कि आजादी बात से नहीं बंदूक से मिलेगी। हालांकि उन दिनों महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन अपने चरम पर था और पूरे देश में उन्हें भारी समर्थन मिल रहा था। ऐसे में हिंसात्मक गतिविधियों के पैरोकार कम ही थे। चंद्रशेखर आजाद ने भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और सजा पाई। लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिए गए तो आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। फिर चंद्रशेखर आजाद ने बनारस का रुख किया। बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। बनारस में वह देश के महान क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त और परनवेश चटर्जी के संपर्क में आए। इन नेताओं से वो इतने प्रभावित हुए कि क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए और इस दल ने शुरू में गाँव में उन घरों को लूटने की कोशिश की जो गरीब जनता का खून चूसकर पैसा जोड़ते थे। लेकिन दल को जल्दी ही समझ में आ गया कि अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाकर वो जनमानस को कभी भी अपने पक्ष में नहीं कर सकते थे और दल ने अपनी गतिविधियों को बदला और अब उनका उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करना बन गया। और दल ने पूरे देश को अपना उद्देश्य को परिचित करवाने के लिए अपना मशहूर पंपलेट द रिवॉल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे हरफों में दर्ज है। काकोरी कांड से कौन नहीं परिचित है, जिसमें देश के महान क्रांतिकारियों ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी और दल के सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया और अंग्रेजों के खजाने को लूटकर उनके सामने चुनौती पेश की। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दल बिखर गया और आजाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। कई प्रयासों के बावजूद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने में असफल रही थी। इसके बाद छुपते छुपाते आजाद दिल्ली पहुंचे, जहां फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आजाद के अलावा महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए। तय किया गया कि एक नए नाम से नए दल का गठन किया जाए और क्रांति की लड़ाई को
को आगे बढ़ाया जाए। नए दल का नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आजाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया और संगठन का प्रेरक वाक्य बनाया गया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। इस दल ने सक्रिय होते ही कुछ ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया कि अंग्रेज सरकार एक बार फिर उनके पीछे पड़ गई। लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या का निश्चय किया और चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ दिया। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया और आजाद ने फिर उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर बिखर गया। आजाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश भी की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और जब दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे तब आजाद लगातार ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में कामयाब रहे थे और अंग्रेज सरकार ने असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में पकड़े गए राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और आजाद इस कोशिश में थे कि उनकी सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलाव की जाए। ऐसे ही एक प्रयास के लिए वो इलाहाबाद पहुंचे। इसकी भनक पुलिस को लग गई और जिस अल्फ्रेड पार्क में वो थे और उन्हें हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आजाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। उनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। लोगों को मालूम चला तो लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसा लगा जैसे गंगा जी संगम छोड़कर इलाहाबाद की सड़कों पर उतर आई हो और लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली थी और अंग्रेज सरकार ने रातों रात उस पेड़ को काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया था और जमीन को बराबर कर दिया और इसके कुछ समय बाद ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस तरह युवा क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था, जिनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। इनकी बलिदान के वजह से भारत अंग्रेज के गुलामी के बेड़ियों से आजाद हुआ। तो दोस्तों, देश के ऐसे वीर सपूत क्रांतिकारियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।